नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बलूचिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बिना किसी गलती के पाकिस्तान की साजिश का शिकार हो गया, बल्कि साफ साफ कहें तो जिन्ना के झांसे या धोखे से इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। जिन्ना ने आज़ादी की बात कही थी, जिन्ना खान ऑफ कलात के वकील भी थे, लेकिन खुद पाकिस्तान में जबरन सैन्य कार्रवाई से मिला लिया। इसलिए बलूच कई दशकों से, कई सालों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचों पर जब जुल्म होता है तो इनका खून और भी ज़्यादा खौलने लगता है। बिना हथियारों के भी बलूचों ने पाकिस्तान की आर्मी को कई बार घुटने टेकने और पीछे हटने पर मजबूर किया। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बलूचों को टैंक और हथियार मिल जाएं तो पाकिस्तान एक रात भी बलूचों के आगे नहीं टिक सकता। मीर यार बलोच का यह बयान जहरी इलाके में पाक आर्मी के जुल्म पर सामने आया है। इतना ही नहीं, मीर यार बलोच ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान एक महीना भी जिंदा नहीं रह सकता, यानी वो भूखे मर जाएगा। बलूचों का गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि 1948 से अब तक 2 लाख से ज़्यादा बलूच शहीद हो चुके हैं। बेवजह 40,000 से ज़्यादा बलूचों को कैद भी किया गया है। बलूच मांगे फाइटर जेट, पाक को करेगा मटिया मेट। पीएलए लाएगा कयामत की रात, इस्लामाबाद पर बम की बरसात। पाक का सर्वनाश तय, मुनीर सेना में भय। पाकिस्तानी सेना को बलूचों ने खुलेआम चैलेंज कर दिया है। बिना अत्याधुनिक हथियार के बलूच लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने पर मजबूर होती दिखी है। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा है कि बलूचों के आगे पाकिस्तान एक रात भी नहीं टिक सकता, बशर्ते बलूचिस्तान को टैंक और फाइटर जेट अगर मिल जाएं तो। जहरी बाजार में पाकिस्तानी सेना हमले कर रही है। बलूचों की जमीन, अपने अधिकार छीने जा रहे हैं। बलूचों से पाकिस्तानी सेना मजदूरी करवा रही है। मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि यह किताब चौक जहरी बाजार का दृश्य है, जहां अब सैन्य हमले हो रहे हैं और लोगों को उनके अपने बाजार, अपनी जमीन और अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दुष्ट पड़ोसी पाकिस्तान बलूचिस्तान के खुजार जिले के जहरी इलाके में लोगों पर जुल्म कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय जमीनों, फार्म हाउसों पर कब्जा कर लिया है और वहां नए सैन्य शिविर स्थापित कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार जहरी के तरसानी इलाके के पास पाकिस्तानी सेना इन शिविरों के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों से जबरन मजदूरी करवा रही है। कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हर सुबह सैनिक बलूच युवकों को उनके घरों से निर्माण स्थलों पर काम करने के लिए बुलाते हैं और उन्हें देर शाम ही लौटने देते हैं। लोकल सोर्सेज के अनुसार सैन्य दबाव और लगातार उत्पीड़न के कारण कई परिवार जहरी छोड़कर खुददार, हब चौकी और अन्य शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। इलाके के निवासियों का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने जहरी के प्रवेश और एग्जिट बिंदुओं पर कई चौकियां स्थापित कर दी हैं, जहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पहचान पत्र और व्यक्तिगत ब्यौरा मांगे जा रहे हैं। मीर यार बलूच ने एक और ट्वीट किया है और कहा है कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान एक महीना भी नहीं जी सकता। यानी बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान हालांकि पहले से कंगाल है, लेकिन वो और भी कंगाल हो जाएगा। 40,000 से ज्यादा बलूच नागरिक अब तक कैद किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों को गुप्त यातना कमरों में कैद किया है। सभी बंधकों को तुरंत घर वापस लाओ, ये मीर यार बलूच का कहना है। 1948 से 2 लाख से ज्यादा बलूच अब तक शहीद हो गए हैं। युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि बंधकों की नोक पर पाक आर्मी लूटपाट करती है।
अब तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा की प्राकृतिक संपदा लूट ली गई है। इस लूटपाट से बलूच लगातार गरीब हो रहे हैं और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। बता दें कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से सोना, तांबा, प्राकृतिक गैस, कोयला, लोहा, यूरेनियम, जिप्सम, जस्ता, तेल और अन्य कीमती खनिज लूटता है, जिससे बलूच गरीबी में जी रहे हैं और कब्जा करने वाले पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, हम उसी की बात यहां पर कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं आरजू काज़मी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, लगातार टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया पर आरजू एक अलग नाम है, खुलकर अपनी बात रखती हैं। आरजू, बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए और मेरे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। मुझे पता है कि आप बिजी बहुत रहती हैं और पूरे वर्ल्ड में आपसे बात करने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मेरे साथ अहमर मस्तिकन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, यूएसए से बलोच जर्नलिस्ट हैं, बात बलूचिस्तान की मेरे साथ करते हैं। आप दोनों से खुलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहमर मस्तिकन मैं आपका रुख करूंगा। अहमर मस्तिकन, ये मीर यार बलोच का जो बयान सामने आया है, जहरी को में जो पाकिस्तान आर्मी ने, खुजदार डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां जो पाकिस्तान आर्मी ने किया है, क्या आपको वाकई टैंक्स की और गन्स की जरूरत आ पड़ी है? देखें, इनके आर्मी जो जल्लादी पंजाबी जिहादी फौज है, अपने ही ये कहते हैं ना कि हमारा माथे का झूमर है, तो ये अपने माथे के झूमर पे टैंक और एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहाँ का माथे का झूमर है इनका? ये जो डेरी हसन आबादी का भंगी, जिसका कि हमें कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ये हमें कहता है कि फितनौल हिंदुस्तान, ये खुद ही जो है फितना अमरीकी साम्राज्य है। अफगानों के, बलूच या पश्तूनों के लिए ये कहता है कि फितना ख्वारिज, हमारे लिए कहता है कि फितना हिंदुस्तान। ये अपने आप को नहीं देखता है कि ये खुद जो है फितना जो अमेरिका है वही है। ये आप देखें, ये कह रहे हैं कि जो पश्तून अफगान जो हैं, इनको अपने इलाकों में, जो पश्तूनिस्तान के इलाके हैं पूरे पाकिस्तान में, वहां पर हक नहीं है। ये पंजाबियों को क्या हक पहुंचता है कि वो ऐसी किस्म की बात करें, जबकि ये खुद मौसूफ जो हैं जलंधर से आके, इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं अमृतसर से आके पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बन गए हैं। यानी पंजाबी जो हैं उनके लिए एक कानून है, अफगान पश्तूनों के लिए दूसरा कानून है। हम बलोच जो अपने घरों में रह रहे हैं, हमारे ऊपर आके टैंक इस्तेमाल करके, जेट इस्तेमाल करके जंगी जुराइम हो रहे हैं वहां पर जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जहरी में हो रहे हैं। हमारे लोगों के खेतों, हमारे लोगों के मकानों, हमारे लोगों की जो जीस के है तरीक़ेकार, सबके ऊपर इन पंजाबी जल्लादों ने आके कब्जा किया है, घरों को मसमार किया है, घरों को जला दिया है। बैरिस्टर अली गौहर, जो कि जिनका के मिलिटेंसी से ताल्लुक भी नहीं है, उनके घर को जो है इन्होंने डिमोलिश किया है। कई लोगों मैं आता हूं लौट के आपके पास। अहमर भाई, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। आरजू भी इस वक्त हैं और मैं आरजू के साथ कई सारे प्रोग्राम्स में शामिल हो चुका हूं। आरजू कभी भी बायस्ड रुख नहीं लेती, ये बात मैं देखता हूं और हम सारे ही देखते हैं। आरजू, मुझे बस एक बात का मतलब समझना है, क्योंकि आप अक्रॉस द चैनल, अक्रॉस बोर्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस खास इलाके, खित्ते को लेकर क्या चल रहा है उसको आप देखती रहती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब जनरल थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि बलूचिस्तान तो हमारे माथे का झूमर है, इनकी 10 पुश्तें भी उसे हमसे नहीं ले सकती और ये हमारा हिस्सा है। अपने हिस्से के अंदर
टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, J-10C या F-16 ऐसा इस्तेमाल करने वाली वर्ल्ड में और कोई आर्मी तो नहीं है आरजू। क्या आपको वजह समझ में आती है कि क्यों पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, वो भी खुशदार में जो सिंध से लगा हुआ इलाका है? देखिए, जब आप जब यहाँ पे अगर पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई जाएंगी, जब ये नहीं देखा जाएगा कि जिन लोगों का वो इलाका है, जो वहाँ की ज़मीन के मालिक हैं, अगर आप उनको उनका राइट नहीं देंगे, जगह जगह उनका मिसिंग पर्सनस का इशू जो है वो भी चलता रहेगा। फिर उनके साथ जो लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, अगर उनसे बात करके बात को समझने के बजाय, उस सिचुएशन को समझ के हल करने के बजाय अगर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया है, तो डेफिनेटली उसके बाद आपके पास जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं रह जाएगा जिससे आप वहां पर अमन ला सकें या उन लोगों के साथ आप बात कर सकें। नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं, नाराजगियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई ठीक पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। इसी वजह से सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। इनको चाहिए तो ये था कि जो वहाँ के लोग हैं, जो असल लोग वहाँ के हैं, उनके साथ बैठकर ये डायलॉग करते, बातचीत करते, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाता, उनको पूरा किया जाता। वो कई बार इस्लामाबाद भी आ चुके हैं वो लोग, और यहाँ पर भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने आपको पता है कि कितने कितने दिन वो बैठे रहते हैं, लेकिन एक सिंगल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं है जो जाकर उनको एक गिलास पानी का भी पूछे। जब आप ये रवैया इख्तियार करेंगे, जब आपका ये एटीट्यूड होगा, तो डेफिनेटली फिर आपको आगे से जवाब मिलेगा। कोई किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी स्टेट जो है वो इसमें बहुत ही बेवकूफ़ी दिखा रही है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं, जवाब नहीं दे सकते, तो यकीनन उन्होंने दिखा दिया है कि वो हरगिज़ कमज़ोर नहीं है, वो अपने राइट के लिए उठ सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे जो ये भी नहीं कह रहे राजीव के उन्होंने पाकिस्तान से अलग होना है, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, आप वो तो हमें दें। आपने हमें किस तरह से एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे हमें ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनको शायद ये बात तभी समझ में आएगी जब पानी जो है वो नाक से ऊंचा हो जाएगा। आरज़ू, मैं वाकई इस बात को ओपनली इस टेलीकास्ट में, इस ब्रॉडकास्ट में मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा। मियाँ आसिफ अली हुए, हाशिम दुर्रानी हुए, न जाने कितने पाक जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच का नाम पहली बार किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इतने सलीके के साथ लिया है। हेड्स ऑफ टू यू आरज़ू, आप इतना ओपनली इस बात को बोल रही हैं। कोई नहीं बात करता पाकिस्तान में अब तक डॉक्टर मारंग बलोच कहाँ है, क्यों उनको इस हालत में रखा गया, राजी बलोच कहाँ है, बीवी बलोच कहाँ है। आपने तो ये तक बोल दिया कि वो प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं। आरज़ू, क्या वाकई डॉक्टर मारंग बलोच के साथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी बात करने की, चलिए एक लेडी, एक महिला के साथ बात करने का एक सलीका होता है, एक एजिटेटर के साथ भी बात करने का एक सलीका होता है, वो भी नहीं किया गया क्या? नहीं, कभी नहीं किया गया, कभी बात करने की कोशिश की ही नहीं गई। जिस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद आके प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो वहां तो उन दिनों सर्दियां थी, वहां पे पानी फेंका गया, उनको तरह तरह से भगाया गया। इस वक्त भी जो कुछ अर्से पहले, मेरे ख्याल 1 या 2 महीने पहले की बात है कि बलूचिस्तान से लोग आए थे और वो यहाँ पर F6 के एरिया में इस्लामाबाद में तकरीबन 60 डेज से ज़्यादा वो लोग रहे। उनको तरह तरह से तंग किया गया कि वो वापस चले जाएं, लेकिन कोई एक सिंगल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं था जिसने जाकर उनसे ये पूछा हो कि क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए या आप लोगों क्या हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। कोई उनसे बात नहीं की गई। डॉक्टर मारंग बलोच को किस लिए अंदर किया गया, बार बार उनके रिमांड में इजाफा कर दिया जाता है। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, जो कि पाकिस्तानी स्टेट को इस बात को समझना होगा कि ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को मजीद खराब कर रहे हैं। कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है कि वहां पर एक एक्टिविस्ट, एक पढ़ी लिखी, एक निहत्ती लड़की से जो लोग डर खौफ खा रहे हैं, कभी उनको टेररिस्ट बता देते हैं, कभी उनको क्या कह देते हैं। यकीनन इस बात पे जो है हम, हमारे जैसे कई जर्नलिस्ट जो है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमें हरगिज़ इस बात से नहीं डरना चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच हमारी हैं, हमें उनके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए और उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स है बलूचिस्तान को लेकर, उन्हें समझकर जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बलूचिस्तान का यही हाल रहेगा और यही प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहेंगे। ये कह देने से कि वहाँ भारत कुछ कर रहा है, कभी वहाँ कोई और कंट्री कुछ कर रही है, ऐसा कह के हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते।
आरजू वाकई अब पता नहीं क्यों मुझे अहमर भाई अगर आप अलाउ करें मुझे, आई एम सरप्राइज, रियली सरप्राइज कि आरजू इस तरीके से बलूचिस्तान की बात को सामने रख रही हैं। आपकी बोल्डनेस भी है, और आरजू एक बात फैक्ट यहाँ पर कि आप फैक्ट को फैक्ट की तरह रखने से हिचकिचा भी नहीं रही हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान उसका है, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरी जानकारी है कि 11 अगस्त 1947 को सबसे पहले बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था, फिर 14 को पाकिस्तान और 15 को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर पाकिस्तान कहता है कि इलाका उसका है, तो यहां पर F-16 का इस्तेमाल करना, बाकी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर बॉर्डर इलाकों में होता है। मैं एक बात देखकर और चौंक गया, इस 44% के एरिया में पाकिस्तान ने 11 कैंटोनमेंट बना रखे हैं। आखिर किस लिए, जब वहां पर लोग इतना परेशान हैं? आपने तो महरंग बलोच का नाम भी ले लिया, बीवी बलोच और राजी बलोच को तो शायद लोग जानते नहीं। क्या एक बात और, क्या 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 सरफराज बुख्ती, मैं भट्टी बोल गया, माफी के साथ, सरफराज बुख्ती क्या सही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं बलूचिस्तान को? आरजू, अहमद भाई बुरा मत मानिएगा, मैं आरजू से सवाल ले रहा हूं। नहीं, देखें, सरफराज बुख्ती साहब जो हैं वो एक पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है, और वहां के चीफ मिनिस्टर जरूर वो बन गए हैं, लेकिन बिल्कुल मैं नहीं समझती, अगर उनको अपने लोगों का एहसास नहीं है, अगर वो अपने लोगों का ख्याल नहीं कर सकते, उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते, उल्टा उन्हीं को गलत साबित करने में लगे, तो मैं उन्हें एक पपेट चीफ मिनिस्टर से ज्यादा कुछ नहीं समझती। उनका तो ये काम था कि वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो अपने लोगों के लिए कुछ करते, उनकी मदद करते, बजाय इसके कि उनको अरेस्ट करके और उन्हीं के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि कोई फाइटर जेट वहां गए या कुछ, तो इसमें मुझे, क्योंकि मैंने इस न्यूज़ को नहीं देखा है, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी। लेकिन ये जरूर है कि वहां पे जगह जगह चेक पोस्ट जरूर है। आप अगर बलूचिस्तान में जाएं तो आपको जगह जगह चेक पोस्ट जो है वो जरूर मिलेगी कि वहाँ के लोगों को बार बार चेक किया जाता है, कोयटा हो चाहे कोई भी इलाका हो। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो टेररिस्ट आ जाते हैं, यहाँ पे किसी और कंट्री से लोग आते हैं, तो भाई ये चेक पोस्ट क्या कर रही है वहाँ पे? नहीं, एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। हिदायतुल्लाह बलोच ने ये बयान भी दिया था, शायद पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि मैं चेक किया जाता हूं तो वहां का आम इंसान की क्या हालत है। और इससे पहले भी पार्लियामेंट में आपके यहाँ ही किसी ने कहा था कि क्वेटा से 5 किलोमीटर आके आप साबित कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, तो हम मान लेंगे कि ये इलाका आपका है। लेकिन ये बात ज़रूर है आरजू, अगर आप महसूस कर रही हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ तो ऐसा है जो गलत है, जो ठीक नहीं है। मैं लौट के आता हूं, अहमद मस्तिकन इंतजार कर रहे हैं बड़े सरप्राइज के साथ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई पाकिस्तान से ऐसी आवाज में बोल रहा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार बलूच गायब हो रहे हैं। जहरी इलाके में इसी महीने कई बलूच गायब हुए हैं। पिछले हफ्ते पंजगुर में 17 साल के एक लड़के को अगवा किया गया। क्वेटा में गायब हुए लोगों के लिए काफी एजिटेशन हुआ। 5981 दिन हो गए हैं। इस बीच बलूचों की आजादी की मांग करने वाली डॉक्टर महरंग बलोच, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। शहबाज शरीफ ने तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम भेजा, ये हमें पता है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट देखते हैं और लौट कर आते हैं। अहमर भाई, आपका रुख करेंगे। बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़के का कथित तौर पर अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया, जो प्रांत में लंबे समय से चल रहे जबरन गुमशुदगी के संकट में एक और परेशान कर देने वाली घटना है। यह घटना क्वेटा में वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के विरोध प्रदर्शन के साथ हुई, जो अब लगातार 5981वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसमें लापता लोगों के लिए न्याय की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपहरण पंजगुर स्थित नादरा कार्यालय के पास हुआ, जब कथित तौर पर डेथ स्क्वाड से जुड़े हथियारबंद लोगों ने कादिर बख्श के बेटे सज्जाद बलूच को पकड़ लिया और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकानदारी खड़ी करके अपनी आजीविका कमाने वाले सज्जाद को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, जबकि आसपास खड़े लोग असहाय होकर देखते रहे। दूसरी अहम खबर भी जान लीजिए। कहा जा रहा है कि महरंग बलूच को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। महरंग बलूच बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए जानी जाती हैं और उनके नामांकन की पुष्टि की गई है।
महरंग बलूच ने इस नामांकन को जबरन गायब किए गए बलूचों के लिए एक मान्यता बता दिया है। महरंग बलूच ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उन्हें पत्रकारों से इस नामांकन के बारे में बहुत से सवाल मिल रहे हैं और वह इस बात की पुष्टि कर सकती हैं कि यह सच है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वह इस नामांकन से बहुत सम्मानित महसूस कर रही हैं, लेकिन यह उनके बारे में नहीं है। जबकि बलूचिस्तान के जबरन गायब किए गए हजारों व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए यह लड़ाई है जो अभी भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आरजू काज़मी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से। अहमर मस्तिकन यूएसए से मेरे साथ बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। और आज मुझे वाकई लग रहा है कि दो जर्नलिस्ट इस वक्त बात कर रहे हैं, जहां पर आरजू मैं और अहमर भाई तो इस वक्त थोड़े से सरप्राइज्ड हैं। अहमर मस्तिकन, आरजू ने जो बातें अभी कही हैं, पिछले कई डिस्कशंस में शायद आपको ये बातें सुनने को नहीं मिली होंगी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन जो कुछ हुआ है जहरी में, अहमर, आपको ये क्यों लगा या आपके साथियों को ये क्यों लगा कि अब आप लोगों को उन चीजों की जरूरत है जिससे पाकिस्तान आर्मी वहां पर आकर निशाना बना रही है? टैंक्स की जरूरत है या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत है या फिर बड़े हथियारों की जरूरत है? क्योंकि इंटरनेशनली तो पाकिस्तान आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा चुका है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करूं कि अगर कोई और साफ़ी आप बुलाते इस प्रोग्राम में तो मैं आपसे माजरत करता कि मैं नहीं आऊँगा। और हमें आरजू का पता है, ये काफ़ी बैलेंस्ड रहती हैं और इस वजह से जब मैंने देखा कि ये को पैनलिस्ट हैं, मैं इस वजह से आपके आगे हाजिर हुआ हूँ। हम इनकी कदर करते हैं, ये काफ़ी अच्छी बहादुरी से बातें रखते हैं। कहीं कहीं देखें ये डंडी मार जाते हैं, डंडी ये वहां मारते हैं कि सबको आजाद। हाँ, मैं देखे हमसे झूठ वूठ नहीं बोली जाती, आपको भी पता है ना। ये जो कह देती हैं कि सबको आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अक्सरियत को 90%, 95% लोगों को आज़ादी चाहिए। कौन सा दुनिया में गुलाम है, मुझे आप बताइए, कि जिसको कि आज़ादी नहीं चाहिए? शायद जब हिंदुस्तान बरतानिया से आज़ाद हो रहा था उस वक्त शायद 5% लोग 4% लोग ऐसे हिंदुस्तान में होंगे जिन्होंने कहा होगा नहीं नहीं भैया, बरतानवी साम्राज्य बहुत अच्छा है, हम तो यही नहीं कि हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग 4%, 5% जिनका कि उन्होंने खुद भी जिक्र किया, ये जो सरफराज भट्टी है पापे, इस किस्म के लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं। अब उनके कहने की वजह से कोई कह दे कि नहीं लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए, वो गलत बात होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जो है इस पोजीशन को रिवाइज करेंगी। और कभी कभी ये देखें, इनकी ज़ाहिर है कि मजबूरी है कि कभी कभी जो है इस वक्त जो वज़ीर आज़म हकीकत हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वो गालिबन आरजू को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, तो वो ये कह देती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वक्त इमरान खान है। देखिए खुली बात हम कर रहे हैं ना। हाँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की, उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी की। अगर कोई इस्लामाबाद में 2-4 अच्छे बाकायदा कैरेक्टर के लिहाज से लोग हैं तो ये आरजू काज़मी जैसी हैं। हम तो चाहेंगे कि ये वजीर आजम हो, हम तो चाहेंगे कि ये पाकिस्तान के जो है हो। आरजू, आप मुझे याद रखिएगा प्लीज, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, बस इतना ही याद रखिएगा। अमर भाई, अब देखिए, अब ये कह रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए हमें तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है, बिल्कुल है। हमें कोई, हमें चाहे फितनौल हिंदुस्तान कहें, चाहे जो कुछ भी कहे, हमें उसका कोई परवाह नहीं है। हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। हमारा जो है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रहे हैं, हमारे पिछले रहे हैं। मुझे पता नहीं है, मुझे यकीन है कि आरजू भी जो है हिंदुस्तान से कोई नफरत नहीं करती। नहीं, मैं जानता हूँ। यहाँ जो ये जनरल बैठे, इलाहाबाद प्रयागराज से थोड़ा आगे ही इनका गांव है। मैं इस बार गया था महाकुंभ में, थोड़ा सा आगे, मैं वहां तक जा नहीं पाया, मुझे पता है कहाँ से है। जी, तो देखें, लेकिन ये लोग जो है, अभी मैं आप देखें,
मुझे ये मौका मिला है, मैं आपका बहुत मशहूर हूं कि आप मुझे मौका देते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के पास इंतहाई अच्छा मौका है, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल रिकॉग्नाइज करें, मैं प्लीज इनको डिले ना करें, अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करें, अफगानिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करें। और आप हमें कोई टैंक वैंक इतनी बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है, हमें कुछ इतने से मिसाइल दे दें जो हम इस्लामाबाद के ऊपर भेजें। मुझे अफसोस होगा कि उस मिसाइल के सदमे आरजू बीबी आ जाए। नहीं, मुझे बहुत अफसोस मैं हंस नहीं रहा, लेकिन एक बात यहां पर साफ है कि आप अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। आरजू, चलते चलते एक सवाल आपसे, क्या फितना उल हिंदुस्तान कहकर, क्या सारी चीजें इंडिया या रॉ के ऊपर डालकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट असल परेशानी, असल प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है? और अगर कर रहा है तो कब तक करता रहेगा? देखिए, बिल्कुल असल प्रॉब्लम को इग्नोर किया जा रहा है, और जब तक कहीं पर भी अगर भारत का तड़का ना लगाएं तो मुझे लगता है शायद हमारे लोगों को ये समझाने में नाकाम रहते हैं कि बहुत कोई सीरियस बात है और भारत ऐसा कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेके वो जज्बा नहीं निकलता जो भारत के नाम से निकलता है। जो हमने हमेशा से 2 नेशन थ्योरी वाली बात भी की है, वो चूरन जो हम खिलाते आए हैं, शायद इस वजह से बार बार भारत का नाम लिया जाता है, लेकिन ऐसा करके डेफिनेटली जो असल इशू है उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, बस छोटा सा 10 सेकंड का आरजू और आपसे, क्योंकि अहमद भाई भी सुन रहे हैं। आरजू, आपको कहीं कभी जब आप सोचती हैं, जब एनालिसिस करती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि बलूचिस्तान अब जिस स्टेज में है वहां बलूचिस्तान एक अलग मुल्क के तौर पर आ सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश बनेगा? Exactly. जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान तो 71 में टूट चुका है। और अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज, अपनी हरकतें ठीक ना की तो सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, केपीके और कई दूसरे इलाके भी अलग हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आई विश ऐसा ना हो। ऐसा पाकिस्तानी मैं तो यही चाहूंगी कि हमारा मुल्क जो है वो जुड़ा रहे, बना रहे, लेकिन हमें अपनी पॉलिसीज को देखने की सख्त जरूरत है। आरजू, जितना बोल्ड स्टेटमेंट आप देती हैं यही शायद आपके लिए दिल में बहुत इज्जत पैदा करता है, क्योंकि आप बीच का रास्ता नहीं चुनती। इधर बैलेंस करना है, इधर बैलेंस करने की आप कोई बात नहीं करती। और अहमद भाई के जो वर्ड्स होते हैं तल्ख जरूर होते हैं, लेकिन इनकी मुस्कान बहुत अच्छी है, इतना मैं जानता हूं। मेरे साथ शामिल होते रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, मुझे इज्जत दी, मेरे प्रोग्राम में आप दोनों आए और शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे दिल दा एक टुकड़ा अपने नाल ले जा। Signature Blankets, the warmth of pure love. नानी, नानी, क्या हुआ बेटा? नानी भूख लगी है, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। बस 1 मिनट। टेस्टो, the only one with non-frozen, no preservatives, premium soya chap। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या एक बार फिर लाखों दीपों की अनुपम छटा से आलोकित होने जा रही है। 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, 56 घाटों पर 28 लाख दियों की भव्य सजावट, सरयू आरती में 2100 दीपदान कर आरती, 65,000 लीटर सरसों तेल, 56 लाख पातियों का प्रयोग, 5 देशों के कलाकारों का अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का भव्य मंचन, 1100 ड्रोन आसमान में उकेरेंगे 10 अद्भुत आकृतियां, स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन, क्राउड मैनेजमेंट डेटा के लिए AI कैमरे, श्रद्धालुओं के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय, 10 स्थानों पर 24 घंटे एम्बुलेंस की तैनाती, 3 प्रमुख अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित। दीप उत्सव बहुत ही भव्य होने जा रहा है। राम की पेड़ी पे पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में तैयार रामायण पर दुनिया के पहले वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। म्यूजियम में त्रेता युग की जीवंत झलक दिखेगी। योगी सरकार अयोध्या दीपोत्सव 2025 को अविस्मरणीय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। बिहार के समस्तीपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार, आरजेडी पर जमकर साधा निशाना, कहा यह चुनाव बिहार को जंगल राज से दिलाएगा मुक्ति, बिहार का युवा जोश भी हमारे साथ। बिहार चुनाव के लिए राहुल तेजस्वी ने संभाला मोर्चा, साझा रैली कर एनडीए सरकार पर बोला जोरदार हमला। तेजस्वी ने कहा बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। राहुल गांधी बोले नीतीश बताएं उन्होंने 20 साल में क्या किया।
बिहार के रघुनाथपुर में सीएम योगी ने भरी हुंकार, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आरजेडी ने राम मंदिर का विरोध किया, इनके साथ ही राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। योगी की रैली में बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया मोन्था तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश, 3 की मौत। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी अलर्ट। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं ब्राजील के रियो से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ब्राजील के रियो में 4 पुलिस अफसरों समेत 64 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में ड्रग माफिया पर हेलीकॉप्टर से रेड की गई। ड्रग माफिया ग्रुप पर रेड कमांड के खिलाफ यह ऑपरेशन हुआ। 2500 पुलिसकर्मियों ने हेलीकॉप्टर से छापा मारा। माफिया ने सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड्स लगाए। पुलिस ने मुठभेड़ में 80 से ज्यादा माफिया पकड़े। ऑपरेशन में 200 किलो से ज्यादा के ड्रग्स और हथियार जब्त किए गए। रियो के 60% इलाके पर माफिया का कब्जा। कोलंबिया के ड्रग माफिया के साथ गठजोड़। माफिया मिलिशिया लोगों से पैसे वसूलते थे। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ड्रग्स उपभोक्ता ब्राजील। ब्राजील में ऑपरेशन ड्रग्स, जहां पर 4 पुलिस वालों के साथ कुल 64 लोग इस रेड में मारे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जंग का मैदान बना है रियो। 64 से ज्यादा की मौत, 100 गिरफ्तार। तो जंग का 64 से ज्यादा की मौत, 100 गिरफ्तार, 200 किलो से ज्यादा के ड्रग्स और हथियार यहां पर बरामद हुए हैं। ये छापेमारी जो हुई है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ब्राजील की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, इस बात को समझते हुए कि ये खतरे वाली कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ड्रग्स माफिया को कंट्रोल करना था। लिहाजा ब्राजील की पुलिस ने 2500 पुलिसकर्मियों हेलीकॉप्टर के जरिए इस इलाके में रेड की। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार फायरिंग हो रही है गाड़ी के जरिए। 4 तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे ठीक साथ में 4 तस्वीरें चल रही हैं। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। 200 किलो से ज्यादा के ड्रग्स और हथियार बरामद हुए। ब्राजील में यह ऑपरेशन ड्रग्स हुआ जो एक बड़े ड्रग्स कार्टेल, ड्रग्स माफिया को कंट्रोल करने के लिए था। 64 से ज्यादा की मौत, 100 गिरफ्तार हुए हैं। यानी अभी एक बड़ा हिस्सा शायद अभी पकड़ से दूर है, लेकिन एक बड़े हिस्से को यहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। श्रुति दासगुप्ता मेरे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर लगातार जुड़ती रही हैं। श्रुति, ब्राजील को यह चीज करनी क्यों पड़ी? क्या ब्राजील में ड्रग्स का कार्टेल, ड्रग्स माफिया, ड्रग्स रूट इतना ज्यादा जड़े जमा चुका है कि सरकार और पुलिस नाम की चीज वहां बची नहीं? एकदम एक वाक्य में सटीक उसका एक निष्कर्ष निकाल के दिया है। ये ड्रग माफिया अकेला, फिलहाल जो ये ऑपरेशन हुआ है ये रेड कमांड के खिलाफ हुआ है, पर वहां पे माफिया का, कार्टेल्स का बहुत बड़ा एक नेक्सस है और ये एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम की तरह काम करता है, जो वहाँ की जुडिशरी और इलेक्टोरल सिस्टम भी एक्नॉलेज करते हैं कि ब्राजील और स्पेसिफिकली रियो डी जेनेरो के अंदर ये पर्टिकुलर नेक्सस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तमाम इलीगल कामों में अपने हाथ जमा के रखता है। तो ये एक पैरेलल सिस्टम है। इसको काउंटर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि 2016 से लेकर अब तक ये रेड कमांड, कमांडो वर्मेलो इसको इनकी भाषा में कहा जाता है, इसके अगेंस्ट इन्होंने रिपीटेड ऑपरेशंस करते हैं। इस बार का ये जो ऑपरेशन हुआ है ये अभी जो क्लाइमेट, यूएन के क्लाइमेट वाला एक समिट होने वाला है वहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर एक प्रिंस विलियम का
एक इंटरनेशनल वहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला है, उसके सामने ये कार्टेल्स जो हैं ज़्यादा उठ के खड़े ना हो। एक को अगर आप दबाते हैं तो बाकी भी चौकन्ने हो जाते हैं, उनके जो भी कोई प्लान्स हैं, इलीगल प्लान्स, लीगल प्लान्स जो भी हैं वो पीछे हटा लेते हैं। तो ये एक तरह की चेतावनी है, और ये ऐसा उन्होंने जुलाई में भी किया था जब उनकी बाकी इससे पहले की जितनी भी समिट्स हो रही थी उसके दौरान, G20 के दौरान, इनके ये हर बार करते हैं। जब जब ब्राज़ील के अंदर कोई एक बड़ा सा फंक्शन होने वाला होता है उससे जस्ट पहले ये पुलिस जो है मास नंबर्स के अंदर उतरती है, इनके ठिकानों पे जाती है, कुछ अरेस्ट होते हैं, कुछ मरते हैं। ये कहते ज़रूर हैं कि हम हेड्स को टारगेट कर रहे हैं, पर ये ज़्यादातर जो पैदल सिपाही टाइप के जो होते हैं इन माफियाओं को उन्हीं को टारगेट करके रह जाते हैं। अभी तक ये इसके जड़ नहीं मिटा पाए हैं। लेकिन श्रुति, 2500 पुलिस वालों को अगर जाना पड़ा है, हेलीकॉप्टर से रेड मारनी पड़ी है, 4 पुलिस वालों के साथ 64 लोग मारे गए हैं, 100 गिरफ्तार हुए हैं, यानी यहाँ पर एक ऐसा अलग साम्राज्य है माफिया का जो शायद ये अचानक तो पैदा हुआ नहीं होगा, जो इतना स्ट्रांग हो गया होगा जिसके लिए इतनी बड़ी फोर्स लगानी पड़े। हम बॉर्डर पर भी इतनी आर्मी को नहीं भेजते जब ऑपरेशंस करने होते हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर एक तो रियो डी जेनेरो के अंदर ना स्लम वाला एरिया बड़ा है, तो वो एक छोटा गलियारा जैसा हिस्सा है वहाँ पे, और इसके अंदर अगर आपको किसी को काउंटर करना है या उनको पकड़ना है, अरेस्ट करना है या उनके साथ फाइट करना है, तो आपको ज्यादा तादाद में ही घुसना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहाँ ऑलरेडी तादाद में ही है। ज्यादा से ज्यादा इनके हिस्से इनके ऑलरेडी या तो इन्हीं के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं या उनके फैमिली वाले या पहचान वाले यही बैठे होते हैं उन एरियाज के अंदर। तो इनको ज्यादा अगर क्वांटिटी में ये पुलिस वाले नहीं घुसेंगे तो जो आज 4 आप पढ़ रहे हैं वो उसके डबल से ट्रिपल भी हो जाती है। आपकी एक बात सही है, ये रातों रात खड़ी हुई एम्पायर नहीं है। ये रेड वर्मेलो की अगर हम वर्मेलो कमांडो की बात करें तो ये जो है 1970-80 के दशक के अंदर ये ब्राजील के प्रिजन्स के अंदर ही बनी थी। प्रिजन्स के अंदर ये जो इनमेट्स हैं ये आपस में जुड़े और क्रिमिनल्स के साथ जो लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स हैं उन्होंने मिलके ये रेड कमांड, तभी जैसे हमारे यहाँ रेड कॉरिडोर जैसा है तो इसलिए इसमें भी रेड वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि इसमें लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स थे जो उस समय के मिलिट्री रिजीम को रिपेल करना चाह रहे थे। तो इसलिए ये वहाँ पे बढ़े और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे, पहले ये छोटे मोटे ठग थे, इन्होंने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू करे, पर जैसे आपने भी कवर किया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि अब ये इतना फैल गए हैं कि ये बोलीविया, कोलंबिया, पेरू, इन सब के माफिया मेंबर्स के साथ जुड़ के एक बड़ा एक कार्टेल का एक हिस्सा बनते हैं। और ये एक अकेले नहीं है, ऐसे 4 या 5 तो बड़े बड़े ऑलरेडी हैं वहाँ। जो बोल्सोनारो हैं उनके खुद के परिवार के एक बहुत अच्छा तालमेल है दूसरी एक मिलिशिया ग्रुप के साथ। तो ब्राजील की एक ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल तो है ही, आपका मिलिट्री रूल एज ए नॉर्मल सिविल रूल्स तो जो है ही, पुलिस तो है ही, लेकिन पुलिस के साथ साथ एक मिलिशिया रूल है जहाँ माफिया कार्टेल्स बेधड़ल्ले से अपना रूल एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम चलाते हैं, और इसको रोकने का ब्राजील के पास इस वक्त तो कोई मुझे नहीं दिखता रास्ता। ये आपने कहा कि ये एक नहीं है, ये कई सारे हैं, लेकिन ये इतना पनपा क्यों? क्या ब्राज़ील से इस ड्रग माफिया का जो चेन है, जो रास्ता है, वो बड़े मार्केट्स की तरफ आसानी से खुल जाता है, या ब्राज़ील के अंदर ही ड्रग्स की इतनी खपत हो चुकी है? दोनों। ये जो ड्रग माफिया है ये अंदर भी कोई भी ड्रग माफिया सिर्फ अपने आप को बाहर के देशों में फैलाने की कोशिश नहीं करती, वो अंदर से भी सिस्टम को खोखला रखती है जिससे वो वहां पे पनप सके और उनको काउंटर करने वाले लोग ना रहे। तो ये आपस में भी कंज्यूम करते हैं और ये बाहर के देशों को भी दिया करते हैं। ब्राजील की प्रॉब्लम ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, और ये इनफैक्ट पूरे सदर्न अमेरिका की प्रॉब्लम है। कोलंबिया वगैरह के अंदर तो ब्राजील का नाम यूएन की ड्रग लिस्ट में इतना ऊपर नहीं है, लेकिन कोलंबिया, बोलीविया, इन सब के नाम बहुत आगे हैं, और ये वहाँ पे कोकेन मैन्युफैक्चर भी करते हैं, आगे पास भी करते हैं, और इनके द्वारा ये नेक्सस आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अंधा पैसा है इस टाइप के बिजनेस के अंदर। तो चाहे 4 जान जाती है एक गरीब देश के अंदर तो उनको
ये ज़रूर इच्छा होती है कि चलो हम भी किसी तरह से एक बड़ी चीज़ बन जाएं, और इस लालच के चलते ये ड्रग कार्टल्स जो है वहाँ के युवाओं को भटकाते हैं, कुछ को अपने गैंग मेंबर्स बना लेते हैं और कुछ को अपने कस्टमर्स बना लेते हैं। क्या 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 मेरा श्रुति ये कहना गलत होगा, अभी जब हम ये बात आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है, ये कदम शुरुआती है लेकिन बहुत बड़े स्केल पर उठाया गया है, लेकिन ये कार्टेल जो इतना मजबूत था, जिसमें 60 लोग और मारे गए 4 पुलिस वालों के अलावा, ये रिएक्ट करेगा, ये बाउंस बैक करेगा और हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा रिटेलिएटरी हमला करने की कोशिश करे। जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उससे ये मैं जानती हूँ कि ये जो कमांडो वर्मेलो या रेड कमांड जो है, इसके ऊपर स्पेसिफिक अटैक्स इस गवर्नमेंट ने बहुत बार किए हैं और ये कंटिन्यूसली उसकी टेरिटरी को वापस ले रहे थे। 2020 तक तो वो काफ़ी पीछे भी हट चुके थे, फिर 23-24 तक फिर इन्होंने दोबारा अपना ऑपरेशंस रेड कमांड ने बढ़ा के वापस अपनी टेरिटरी ले ली है। अब ये फिर वापस आपकी गवर्नमेंट जो है एक्शन करके इनके अगेंस्ट वापस इनको पीछे हटा रही है। ये इनका लेन देन आपस में इस तरह से टेरिटरी का चलता ही रह रहा है। आप समझिए, गवर्नमेंट और मिलिशिया आपस में टेरिटरी का लेन देन इस तरीके से खेल रहे हैं। ये जो ऑपरेशन आप कह रहे हैं, ये बड़ा है, लेकिन ऐसा वो हर बार करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसे कभी G20 से पहले करेंगे, ब्राजील में फुटबॉल मैच होने से पहले करेंगे, ओलंपिक्स होने से पहले करेंगे। हर बार जब इनके यहाँ कोई बड़ी चीज होने वाली होती है, इससे पहले गवर्नमेंट एक ये स्वीप जरूर करती है, क्योंकि मिलिशिया के कोई भी नेटवर्क्स फिर इससे डिसरप्ट हो जाते हैं, लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, इसके अंदर जो उनके प्लान्स है वो स्थगित हो जाते हैं, और ये प्लान स्थगित होने की वजह से गवर्नमेंट को एक सेफ जोन मिल जाता है जिसके अंदर वो अपने इंटरनेशनल कार्यक्रम कर सके। क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए, अगर आपका वहां पे UN का क्लाइमेट वो कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसके अंदर आप पीछे से आपके यहाँ न्यूज आती है कि भाई इतने ड्रग्स उतरे, इतना ये उतरा, इतना ये माफिया हुआ, तो ऐसी न्यूज एक इशारा जरूर मिल रहा है श्रुति, एक इशारा जरूर मिल रहा है कि अब शायद ये ड्रग माफिया और एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई और तेज पकड़ने वाली है, और केवल